नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये पर्यावरण अध्ययन का अपना सेकंड प्रैक्टिस टेस्ट है और ये अपने 60 नंबर का है। इसमें से आपको 24 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं इस पेपर के अंदर। पहला मैंने आपको बता दिया है, पहले मॉडल पेपर को आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे और ये दूसरे नंबर का है। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और इस टेलीग्राम के साथ साथ आप लोग इस यूट्यूब पर आपके लिए अब रीट की क्लासेस स्टार्ट होंगी, सब्सक्राइब करके रख लो सभी विद्यार्थी। तो पर्यावरण मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ बताएंगे आप लोग। पर्यावरण मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था 24 जुलाई 2010 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नमभूमि क्षेत्र है, कौन सा है? सांवर है। और इसी के साथ कौन सा है बताइए? इसी के साथ राजस्थान की बात की गई है। ये देखो, कजली, चिल्का, जल सरोवर, ये सब इंडिया के लेवल से हैं, लेकिन हमने पूछा है भारत की दृष्टि से नहीं, राजस्थान की दृष्टि से कौन सा है? सांवर है, जयपुर के अंदर। ठीक है ना। और दूसरा जो है वो है हमारा कैवला देव। कौन सा है? कैवला देव। ठीक है, ये कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। ये नमभूमि क्षेत्र भी है। ठीक है, ये भी नमभूमि क्षेत्र अपना। ओके, अगला क्वेश्चन, शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए बताओ भाई? अरे भैया, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? तानाशाही स्थिति नहीं होनी चाहिए शिक्षक की। अरे वो एक मार्गदर्शक होना चाहिए, सुविधा प्रदाता होना चाहिए, पथ प्रदर्शन करने वाला होना चाहिए, लेकिन तानाशाही नहीं होना चाहिए। ठीक है, वह कौन सा परीक्षण है जिसकी सहायता से विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान और ज्ञान की सीमा पता की जाती है? कौन सा है? उपलब्धि परीक्षण है। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ठीक है, ये हो गए अपने 4 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 5वें पर। डॉक्टर वी.एस. ब्लूम ने त्रिआयामी प्रक्रिया कैसे समझाई बताइए? बताइए, मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया है, त्रिभुजाकार प्रक्रिया है। त्रिभुजाकारी तो है ये। सॉरी एक सेकेंड। कैसी प्रक्रिया है? त्रिभुजाकार मान सकते हो इसको आप, त्रिमुखी मान सकते हो इसको आप। ठीक है ना। और त्रिआयामी भी कह सकते हो, त्रिध्रुवीय भी कह सकते हो। आप समझने की जैसे कोशिश करने हो वैसे कर सकते हो। ठीक है ना। तो देखेंगे आप लोग शिक्षण प्राप्ति की। अब इसमें कौन कौन से बताए थे? 3 आयाम। पहला बताया था उन्होंने पाठ्यक्रम, दूसरा था विद्यार्थी जिसको हम शैक्षिक अनुभव कहते हैं, और तीसरा था हमारा शिक्षक जिसको मूल्यांकन के साधन माना गया। ठीक है, अब देखिए, अधिगम योजना के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फोरम ने क्या कहा, यानी एनसीएफ ने क्या कहा? ठीक है, कोई भी एक सार्वभौमिक योजना निश्चित नहीं हो सकती। शिक्षण प्रक्रिया छात्र केंद्रित होने के कारण प्रत्येक शिक्षक अपने छात्रों की सीखने की गति और स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाए, यही बात कही थी एनसीएफ ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, सीखना किससे प्रभावित होता है? तो सीखना अपने पूर्वाग्रही अनुभवों से, समय और शारीरिक मानसिक परिपक्वता से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी किसे कहते हैं? ठीक है, अधिकांश पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 गैस का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी ऐसे पौधे कहलाते हैं और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जैसे गेहूँ, चावल, पीपल, ये सब पौधे क्या है? प्रकाश संश्लेषी है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तनों ने मानव जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है? ठीक है, तो देखेंगे, पर्यावरण में जो मानव निर्मित कारक हो रहे हैं, जैसे उद्योगों की स्थापना, ऊर्जा उत्पादन, बड़े बड़े बांधों का निर्माण, यातायात संचार का विकास आदि ने पर्यावरण के विविध पहलुओं पर व्यापक प्रभाव डाला है। जहाँ एक और सुविधाएं मिली हैं, वहीं विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर्यावरण को निरंतर प्रभावित करते जा रहे हैं। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है कि जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका का क्या महत्व है? महिलाओं क्या भूमिका निभाती हैं जल के प्रबंधन में? ठीक है ना, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? आप लोग एक नज़र में देख लीजिए, ये प्रश्न आपको रेट में भी पूछे जाते हैं कई बार। तो देखिए, परंपरागत स्रोत में आते हैं कोयला, लकड़ी, खनिज तेल, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक तेल और प्राकृतिक गैस और जल ऊर्जा, ये है हमारे परंपरागत। अगर पूछा जाए गैर परंपरागत, तो पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भू ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये क्या है सब हमारी? बताइए, गैर परंपरागत स्रोत है ऊर्जा के। इन दोनों में कन्फ्यूजन क्लियर कर लो अब यहीं आप। अथवा में क्वेश्चन आपको याद रखना कि सौर मंडल का पृथ्वी पर पर्यावरण
प्रभाव जो पड़ा है उसको संक्षेप में आपको लिखना है। तो ये आपका यूनिट नंबर 2 में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, पियाजे के अनुसार अनुकूलन क्या है, यह किन तरीकों से होता है। स्कीमा न सिर्फ हमारे अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने के मौके देते हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने में भी मदद करते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन 2 तरीकों से होता है। पहला होता है आत्मसात करके भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है समायोजित करके भी अनुकूलन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अथवा में, जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास की दूसरी व तीसरी अवस्था यानी चरण की विशेषताएं बताइए। तो देखो, मैं आपको 4 अवस्थाएं बता रहा हूँ, नाम आपको याद रखना है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी है, अमूर्त। इन चारों की विशेषताओं को आप पढ़ के जाना भाई, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, अधिगम योजना निर्माण के बारे में सामान्य शिक्षा शास्त्रीय मान्यता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग, बच्चों की पूर्व अवधारणाएं ज्ञात करेंगे। अवधारणाओं के आधार पर बच्चों द्वारा या शिक्षक द्वारा काल्पनिक मानचित्र बनाना, गतिविधि को कक्षा में करवाए जाने से पहले स्वयं करके देखना, ज्ञान को व्यावहारिक जीवन से जोड़ा जाए, बच्चों को पाठ आधारित दत्त कार्य भी दिए जाने चाहिए। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है कि अधिगम योजना के उद्देश्य क्या हैं, लिखिए। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। अच्छे प्रश्न पत्र में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छा जो पेपर होता है, एग्जाम पेपर, अच्छा प्रश्न पत्र, उसकी क्या विशेषताएं। तो प्रश्न निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित हो, प्रश्न निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित हो, प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट से निर्धारित स्वरूप का, ब्लूप्रिंट एकदम ऐसा नीचे ओरिजिनल जैसा, प्रश्नों में परीक्षण बिंदुओं का ध्यान रखा जाए, और प्रश्न पत्र हमेशा अपने पाठ्यक्रम पर ही बनाया जाए, और पाठ्यक्रम के अधिक प्रकरणों पर बनाया जाए, ठीक है, पूरे सिलेबस से। अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में अवलोकन के क्या लाभ हैं। ये आपका यूनिट नंबर 5 में क्वेश्चन मिलेगा, आप इसको पढ़ के जाए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम योजना के निर्माण शिक्षक के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। यानी अधिगम योजना निर्माण जो शिक्षक करते हैं वो एक शिक्षक के लिए किस तरीके से उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। तो अधिगम योजना निर्माण शिक्षक के लिए विभिन्न दृष्टियों से उपयोगी है। इससे विद्यार्थियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत और स्थानीय अनुभवों को कक्षा में बता पाने और विद्यार्थी विश्लेषण करने में सक्षम हो पाता है। इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है और विद्यार्थी सीखते भी हैं, जिससे शिक्षक को अपनी तरफ से विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त शिक्षक का शिक्षण उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है भैया कि अधिगम निर्माण में विविध सामाजिक समुदायों एवं संसाधनों का आप किस तरीके से उपयोग करेंगे, स्पष्ट कीजिए। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 15वां, गतिविधि संचालन के दौरान चर्चा एवं बातचीत का क्या महत्व है। बच्चों के साथ वार्तालाप करना उनके विचारों को जानने का वह महत्वपूर्ण हथियार है, जिससे वस्तुओं को देखने के उनके नज़रिए को जानने में मदद मिलती है। बच्चे वार्तालाप द्वारा महत्वपूर्ण तरीके से सोच सकते हैं तथा संवेदनशील मुद्दे जैसे जेंडर संवेदनशीलता, जाति, अंधविश्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस प्रकार के मुद्दों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बात करना ज़्यादातर मुश्किल होता है क्योंकि वे हमारी सामाजिक स्थिति का एक हिस्सा हैं। परंतु ऐसे संवाद द्वारा हमें इस प्रकार का अवसर मिलता है कि हम स्वयं के विचारों पर प्रश्न उठा सकें। इस प्रकार के वार्तालाप एवं संवाद के लिए अखबारों की रिपोर्ट, पोस्टर, चित्र, छायाचित्र आदि को शुरुआती स्तर पर उपयोग में लाया जा सकता है। अथवा में आपको फिर प्रश्न याद रखना है एक कि सर्वे कार्य के बारे में आप क्या जानते हैं, सर्वे कार्य की क्या महत्वता होती है, वर्णन कीजिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 16वां, विद्यालय में वृक्षारोपण हेतु योजना बना करके पर्यावरण मित्र कार्यक्रम को प्रभावी रूप से किस तरह क्रियान्वित किया जा सकता है। तो देखेंगे,
पर्यावरण मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ 24 जुलाई 2010 को अहमदाबाद में पर्यावरण एम्बेसडर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा हुआ था। यह कार्यक्रम इस सोच पर आधारित है कि सभी विद्यार्थी पर्यावरणीय सरोकारों को वृहद संदर्भ एवं उनके तात्कालिक पर्यावरण के अनुसार समझने और पहचानने से जोड़ सकें। यह कार्यक्रम स्वयं करके सीखने को बढ़ावा देता है एवं स्कूल के सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है, जो कि 5 प्रमुख पर्यावरणीय विषयों जैसे जल एवं स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, ऊर्जा, जैव विविधता एवं हरियाली तथा सांस्कृतिक धरोहर को स्कूल के संदर्भ में कार्य परियोजना से जोड़ता है। इसको सर्वोच्च न्यायालय के पर्यावरण शिक्षा हेतु आदेश NCF 2005 तथा CC के संदर्भों में शामिल करते हुए तैयार किया गया और फिर इसे क्रियान्वित किया गया। अथवा हमें क्वेश्चन याद रखना है कि पर्यावरण शिक्षा बहुविषयी है। पर्यावरण शिक्षा बहुविषयी है, इस कथन को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है 17वां, पर्यावरण अध्ययन की एक विषय के रूप में व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा लग रहा है कि पर्यावरण एक विषय है, इसके रूप में आपको व्याख्या करनी है। पर्यावरण के महत्व को समझते हुए वर्ष 2003 में उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के सभी स्तरों पर इसके शिक्षण हेतु प्रावधान करने के लिए कहा। परंतु एक बहुत बड़ा सवाल यह था कि क्या पर्यावरण को एक विषय के रूप में लागू किया जाए। दूसरा सवाल था कि इसमें क्या पढ़ाया जाएगा और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर इसे कैसे लागू किया जाएगा। आज तो पर्यावरणीय मुद्दे चारों तरफ उठ रहे हैं, उनको देखते हुए पर्यावरणीय अध्ययन को एक विषय के रूप में पढ़ाना ज़रूरी है। आज विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों ने विकराल रूप धारण कर लिया है। अधिकांश नदियाँ प्रदूषित हो चुकी है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा का दर्जा पाने वाली गंगा नदी जो है गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी है। कारखानों और विभिन्न वाहनों से निकलने वाला धुआं व अन्य जहरीली गैसें वायु को निरंतर प्रदूषित कर रही है। प्लास्टिक का कचरा एवं विभिन्न प्रकार के रसायन भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। शोर हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इन सब को रोकने के लिए, इन समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के रूप में शिक्षण की आवश्यकता बहुत है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है अपना, जम्बोजी ने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। आपको यूनिट नंबर 1 में ये प्रश्न बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण कचरा प्रबंधन का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कचरा प्रबंधन के बारे में। ठीक है। कचरा प्रबंधन तब अधिक प्रभावी तथा सफल बनता है जब उसमें कचरा नियंत्रण व निपटान के विभिन्न तरीकों के साथ मिला लिया जाए, बजाय किसी एक तरीके पर जोर देने के। कचरा प्रबंधन की चाबी 3 निम्न बिंदुओं में शामिल है। 3 बिंदु कौन कौन से हैं देखिए आप लोग। पहला है संसाधनों की कमी यानी स्रोतों की कमी। उत्पादित कचरे की मात्रा या जहरीलेपन को कम करने के लिए इसमें उचित डिज़ाइन, निर्माण, सही पैकेजिंग आदि से कचरा निपटान व प्रबंधन व्यय में कमी हो सकती है, क्योंकि इसमें पुनः चक्रित करने और दहन करने की लागत से बचा जा सकता है। इससे संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण में कमी आती है। दूसरा है पुनः चक्रण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा किए जाते हैं और नए उत्पादों के लिए उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। पुनः चक्रण में 4 चरण होते हैं। ठोस कचरे से पुनः चक्रित करने योग्य घटकों का पुनः इकट्ठा करना, इस प्रकार के अनुसार विभिन्न प्रकार के अनुसार सामग्री को अलग अलग करना, उन्हें पुनः उपयोगी के रूप में संशोधित करना व पुनः संशोधित सामग्रियों से बने सामान को खरीदना और उपयोग करना। पुनः चक्रण से संबंधित उपयोगी सामग्रियों को गड्ढे में डालने और दहन करने से भी रोका जा सकता है। तीसरा चरण है गड्ढा भराई। यह उस कचरे के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसे कम या पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। मामलों में कचरे की मात्रा और विषाक्तता को कम करने के लिए
भस्मीकरण का उपयोग किया जाता है। स्रोत कमी व पुनर्चक्रण से कचरे के ढेर से उन सब चीज़ों को हटाया जा सकता है जिन्हें जलाना कठिन हो, संभवतः खतरनाक उत्सर्जन करते हों और या जिन्हें रखना समस्यापूर्ण हो। आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है। खाद्य संरक्षण की आप क्या समझते हैं? किसी एक विधि का वर्णन कीजिए खाद्य संरक्षण के लिए। यूनिट नंबर 2 में आपको मिलेगा। अब हम आते हैं अपने 19वें प्रश्न पर। अवलोकन यानी निरीक्षण विधि क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। अवलोकन विधि में व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। पर्यावरण के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए विधि वर्तमान में बहुत उपयुक्त मानी जाती है। योकाम और सिम्पसन के अनुसार निरीक्षण विधि ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की विधि है जिसमें व्यक्ति को अपने चारों ओर से संचार का ज्ञान होता है। ठीक है, ये किसका कथन है? योकाम और सिम्पसन का। निरीक्षण विधि द्वारा पर्यावरण के विभिन्न तथ्यों की जानकारी वास्तविक रूप में मिलती है। इससे ज्ञान अधिक स्थायी होता है। बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक उपयोग करता है। अब विशेषता देखिए। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें बालक की व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालक अपनी इस सहज क्षमता से पर्यावरणीय घटनाओं, तथ्यों तथा सिद्धांतों का अवलोकन करता है। इसमें बालक की आत्म अभिव्यक्ति का विकास होता है। जैसा वह देखता है वह अपने शब्दों और भावों के साथ अभिव्यक्त करना सीख जाता है। बालक में जिज्ञासा और एक मौलिक चिंतन जैसे गुणों का विकास होता है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आवश्यक होते हैं। बालक में तर्क शक्ति का विकास होता है। इसमें स्थूल रूप से भौतिक और जैविक तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें छात्रों में पर्यावरणीय प्रतिक्रियाओं के प्रति रुचियों का विकास होता है और इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी होता है। तो ये आपको याद रखना निरीक्षण विधि की विशेषता। अगला है समस्या समाधान विधि क्या है? समस्या समाधान विधि के गुणों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका यूनिट नंबर 4 में मिलेगा, क्वेश्चन याद रखेंगे। और हमारा अंतिम प्रश्न है प्रोजेक्ट मेथड यानी प्रायोजना विधि क्या है? शिक्षक इसके माध्यम से किस प्रकार से आकलन कर सकता है, उदाहरण से समझाइए। देखेंगे परियोजना यानी प्रायोजना। इस विधि को सबसे पहले प्रतिपादित किया था, इस विधि के प्रतिपादक है किलपैट्रिक साहब। यह एक प्रकार का अन्वेषण है, खोज है जो बच्चों द्वारा व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसकी अवधि कुछ दिन या कुछ सप्ताह अथवा पूर्ण सत्र की हो सकती है। एक सत्र में कई परियोजना कराई जा सकती हैं। आमतौर पर इन परियोजनाओं के माध्यम से सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण करवाया जाता है। थीम पर आधारित सीखने की प्रक्रिया में परियोजना कार्य की अहम भूमिका होती है। उदाहरण के रूप में शिक्षक ने बच्चों के साथ बातचीत कर तय किया कि 2 पुस्तकें तैयार करेंगे, एक पत्तियों की और दूसरी फूलों की। इस हेतु नीचे गिरी हुई पत्तियों तथा फूलों को उठाया जाएगा। शिक्षक ने निम्न बिंदुओं के आधार पर इस परियोजना कार्य का आकलन किया। क्या बच्चों ने मिलजुल कर योजनाबद्ध कार्य किया? क्या बच्चे पेड़ पौधे पत्ती फूल को पहचान सकेंगे? क्या बच्चों का लिखा हुआ विवरण सही था? क्या बच्चों की गतिविधि कैसी लगी? इस तरीके से शिक्षक क्या करेगा? आकलन करेगा। अब मैं आपको प्रश्न इस प्रकार अन्य थीमों पर भी परियोजना का कार्य किया जा सकता है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखने हैं। वर्तमान में आकलन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण एवं तकनीकियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका यूनिट नंबर 5 में है। और अगला है मूल्यांकन के उद्देश्य पे गुण लिखें तथा मूल्यांकन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपका यूनिट नंबर 5 में है। तो ये दोनों प्रश्न यूनिट नंबर 5 के हैं, याद रखना आप लोग इनको, ठीक है ना। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मूल्यांकन के उद्देश्य, गुण और मूल्यांकन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वीडियो किस तरीके से लगा आपको, उसको आप लोग लाइक करेंगे, सबके सब विद्यार्थी, ठीक है ना भाई। लाइक करो और सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को, बहुत अच्छा है आपके लिए, आगे काम करते रहेंगे। धन्यवाद।